नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, कुछ पीछे जाते हैं, चलते हैं। वर्ष 1949 में सितंबर के 12 से 14 तारीख पर संविधान सभा पे बहस चल रही थी। बहस राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को लेकर के हो रही थी और संस्कृत चर्चा में था। क्या होता अगर उस दिन उन बातों को मान लिया जाता, तो क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत संस्कृत हमारी भाषा होती, राजभाषा होती और हिंदी राष्ट्रभाषा। इसको समझना बेहद जरूरी है। आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें राजभाषा संस्कृत बहुत ही बकवास भाषा लग रही थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिर क्या हुआ था उस बहस में, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। संविधान सभा में संस्कृत राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में संस्कृत को स्वीकार करने के पक्ष में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भाषा के विषय पर 12 से 14 सितंबर 1949 को बहस चल रही थी। ये बहस बहुत बृहद थी, तेज थी, तीखी थी। वाद विवाद का जो दौर था वो बहुत ही लंबा था। इस प्रस्ताव पर सभा में दो पक्ष थे। पहला जो स्पष्ट रूप से संस्कृत को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर रहा था, और दूसरा पक्ष एकदम खिलाफ नहीं था, लेकिन उसके कुछ प्रश्न थे जैसे संस्कृत को कैसे आम जनजीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि अधिकतर सदस्यों का ध्यान हिंदी की तरफ ज़्यादा था, फिर भी कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत के पक्ष में प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखा था। विशेष बात यह थी कि संस्कृत के पक्ष में जिन सदस्यों ने तथ्य रखे थे वे सभी गैर हिंदी प्रदेशों से थे। 12 सितंबर तारीख है ये, 12 सितंबर 1949। पहले दिन गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्ताव रखा था जिसमें संस्कृत के पक्ष में विशेष रूप से कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने मात्र हिंदी भाषा के विकास के लिए एक निर्देश शामिल किया था जिसमें संस्कृत का अन्य भाषाओं के साथ जिक्र किया गया था। हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। ऐसी प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर लेकर आए थे। संस्कृत को वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, राजभाषा नहीं, और संस्कृत बोलचाल की भाषा रहे और उसका रूपांतरण, उसका ट्रांसलेशन जहाँ ज़रूरत हो इंग्लिश या वहाँ के जो स्थानीय भाषा है उसमें हो, ऐसी उसकी प्रस्तावना थी। लेकिन बीच में संस्कृत चर्चाओं में आया, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ऐसा गोपाल स्वामी अयंगर का कहना था। हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, अंग्रेजी को पूरी तरह से हटाना चाहिए, और जहाँ जहाँ हिंदी भाषा को लेकर कुछ दिखते हैं उसके प्रचार प्रसार में तीव्र गति लाते हुए वहाँ पे ट्रांसलेशन राजभाषा के तौर पे अंग्रेजी को या वहाँ की लोकल जो स्थानीय भाषा है उसको वहाँ पे निहित करते हुए वहाँ पे 15 साल के अंदर हिंदी का इतना प्रचार प्रसार होना चाहिए कि अंततः हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार हो। ऐसी प्रस्तावना लेकर के गोपाल स्वामी अयंगर आए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदी जहाँ पे नहीं 100% स्वीकार हो वहाँ पे संस्कृत को कुछ शब्दों के तालमेल के साथ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसी समय में संस्कृत पर चर्चा शुरू हो गई थी। उन्होंने उपरोक्त संदर्भ में भाषाओं की एक सूची भी प्रस्तुत की जिसमें आसामिया, बंगला, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थी। आश्चर्यजनक रूप से इस दिन संविधान सभा एक मुस्लिम सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने संस्कृत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने W.C. टेलर,
मैक्सिमुलर, विलियम जॉन, विलियम हंटर, प्रोफेसर ब्रटन, प्रोफेसर चॉप, प्रोफेसर विल्सन, प्रोफेसर थॉमसन और प्रोफेसर शहीदुल्लाह जैसे विद्वानों के वक्तव्य का उदाहरण देते हुए के महत्व पर प्रकाश डाला और स्वयं भी स्वीकार किया कि वह एक बहुत उच्च कोटि की भाषा है संस्कृत। भाषण के अंत में नजरुद्दीन अहमद ने कहा कि हम सबको एक भाषा का विकास करना चाहिए और ग्रहण करने के पूर्व उसका परीक्षण करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ कि बंगाली, संस्कृत और अन्य भाषाएं बहुत हैं, पर उस पर विचार करना चाहिए। अन्य सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत को राजभाषा बनाने के पक्ष में अपना वक्तव्य दिया था। अब 13 सितंबर 1949 यानी कि दूसरे दिन आते हैं। इस दिन BR ढोलेकर ने हिंदी के साथ साथ संस्कृत का समर्थन करते हुए कहा कि आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि संस्कृत राष्ट्रभाषा हो जाए। मेरा निवेदन है कि संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वह विश्व की भाषा है। संस्कृत भाषा में 400 धातु हैं। संस्कृत सब धातुओं की मूल है। संस्कृत सारे विश्व की भाषा है। आप देखेंगे कि हिंदी के राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा हो जाने के पश्चात संस्कृत किसी दिन विश्व की भाषा हो जाएगी। संस्कृत को भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के विषय पर सबसे पहले लक्ष्मीकांत मैत्र, जो कि पश्चिम बंगाल से थे, ने एक संशोधन रखते हुए कहा कि देश के स्वतंत्र होने के पश्चात यदि देश में कोई भाषा राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह निसंदेह संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत भारत की मूल भाषा है। लक्ष्मीकांत मैत्र ने संशोधन के उद्देश्य के संदर्भ में कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस समय से सभी लोग संस्कृत बोलने लगेंगे। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह नहीं है कि मैं अपने संशोधन में मैंने प्रस्ताव रखा है कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए राज्य की राजकाज भाषा के रूप में प्रयोग भले की जाए, लेकिन संविधान के प्रारंभ के पूर्व प्रयोग की जा रही हो। इस अवधि के पश्चात अंग्रेजी को स्थानवर संस्कृत उत्तरोत्तर प्रयुक्त होगी, यानी कि इस अंग्रेजी को उसके स्थान पे, अंग्रेजी के स्थान पे या तो हिंदी लाई जाए या संस्कृत लाई जाए। उन्होंने इस विषय पर बहुत ही लंबा तथा तथ्यपूर्ण भाषण दिया था। साथ ही उन्होंने भावात्मक अपील देते हुए कहा कि आपको अपने पूर्वजों की भाषा संस्कृत का हृदय से सम्मान करना चाहिए। एक बार तो संसार को बताइए कि हम भी अपनी आध्यात्मिक संस्कृत को सुसंपन्न परंपरा का सम्मान करना जानते हैं। अगले सदस्य उड़ीसा के लक्ष्मी नारायण साहू थे, जिन्होंने कहा कि अगर सारे दक्षिण के भाई और सब लोग संस्कृत को लेते हैं राष्ट्रभाषा के तौर पर, तो मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है, मैं भी उसको मान लूँगा। पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि आज लोग संस्कृत पर हंसते हैं, संभवतः इस कारण कि यह समझने के लिए किसी आधुनिक राज्य को जो कार्य करने होते हैं उसके लिए वह काम नहीं लाई जा सकती। इस भाषा में अब भी ऐसी वृहद ज्ञान भंडार है जिससे भारत की वर्तमान पीढ़ी ने ही नहीं बल्कि पहले की पीढ़ियों ने भी ज्ञानोपार्जन किया है, और वास्तव में उसमें सभ्य संसार में ज्ञान और विधा के सभी प्रेमियों ने ज्ञान प्राप्त किया है। वह हमारी भाषा है, वह भारत की मातृभाषा है। वह उसके प्रति केवल मौखिक सहानुभूति अथवा आदर प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के हित साधन के लिए तथा अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, और वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि प्राचीन काल में हमने कौन सी विधि संचित की थी और वह भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसलिए भी संस्कृत जरूरी है। वास्तव में हम चाहते हैं कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में उसे सम्मानित अथवा स्थान प्राप्त हो। मद्रास के डॉक्टर पी सुब्रमण्यम माफ़ कीजिएगा, मद्रास के डॉक्टर पी सुब्बा रायन के अनुसार मैं यह चाहता हूँ कि संस्कृत को 15वीं भाषा के रूप में रखा जाए। हमारी प्राचीन भाषा है
और हमें अपने संविधान में उसका उल्लेख करना ही चाहिए। ये उन्होंने कहा था। लक्ष्मीकांत मैत्र के बाद आसाम के कुलधर चलिहा ने संस्कृत का स्पष्ट तौर पे समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी धारणा है कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। संस्कृत सारे भारत में छाई हुई है, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना करें, आप संस्कृत से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वह हमारी संस्थाओं में व्याप्त है, हमारे जीवन में उसी के दर्शन का संचार है। हमें जो कुछ भी सुंदर अथवा मूल्यवान वस्तु उपलब्ध है, जिन आदर्शों को हम बहुमूल्य समझते हैं तथा जिनके लिए संघर्ष करते हैं, वे सब हमें संस्कृत साहित्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। बम्बई के पीएम गुप्ते का मानना था कि मैं संस्कृत का विरोधी नहीं हूँ। इसमें से अधिकांश उसका विरोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह भाषा हमारे रक्त में प्रविष्ट है। वह हमारी मातृभाषाओं का खोत्र है और हमारी संस्कृति का भंडार है। केवल इतनी बात नहीं है कि मैं संस्कृत का विरोधी नहीं हूँ, मैं संस्कृत साहित्य की प्रशंसा करता हूँ। संसार का महानतम दर्शन, गहनतम विचार तथा सुंदरतम कवित्व संस्कृत भाषा में ही है। हालांकि वीएम गुप्ते संस्कृत और संस्कृतनिष्ठ हिंदी को जनाधार की भाषा मानने को लेकर आशंकित थे। फिर आइए, ये बहस जो है सिर्फ 12 या 13 तारीख 2 दिन नहीं चली, बल्कि अगले दिन 14 सितंबर 1949 को भी चली। और इस बहस में 14 तारीख की जो बहस हुई थी उसमें सरदार हुकुम सिंह वस्तुतः हिंदी और संस्कृत के पक्ष में थे, लेकिन संभवतः राजनीतिक कारणों से उन्होंने अपना मत बदल दिया था। फिर भी उन्होंने संस्कृत के प्रति अपनी शुरुआती लगाव बताते हुए कहा कि जब मैंने प्राथमिक शिक्षा समाप्त की थी और मुझे फारसी तथा संस्कृत दोनों में से एक विषय चुनना था, तब मैंने संस्कृत चुनी थी और मुझे उसका शौक हो गया था। मैं मैट्रिक तक उसे पढ़ा था। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी को लेकर ज़्यादा मुखर थे और राजकीय प्रयोजनों में उसी को स्वीकार करने के पक्ष में थे। हालांकि संस्कृत के प्रति उनका प्रेम भी हिंदी से कम नहीं था। संस्कृत को अपनाने के विषय में भी कुछ कहा गया था। संस्कृत प्रेमियों के समक्ष में नतमस्तक हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे संस्कृत से प्रेम है। मेरे विचार में इस देश में उत्पन्न प्रत्येक भारतीय को संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत द्वारा ही हमारी प्राचीनता बनी रहेगी। किंतु आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रसन्नता होगी, पर उसके पक्ष में मत दूंगा। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई क्रियात्मक प्रस्थापना नहीं है कि संस्कृत को राजभाषा बना दिया जाए। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अंततः संस्कृत को भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनने को लेकर के लक्ष्मीकांत मैत्र के संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और अयंगर के 12 सितंबर वाले निर्देश को ही संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना कोई मत नहीं रखा था, लेकिन 11 सितंबर 1949 को हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक खबर के अनुसार वे संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने उसी दिन शाम को डॉक्टर अंबेडकर ने पीटीआई के पत्रकार को कहा था कि आखिर संस्कृत को अपनाने में दिक्कत क्या है। सोचिए, अगर उस प्रस्तावना को मान लिया गया होता तो आज संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होती या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन दुख की बात है कि बहस तो हुई, लेकिन खुलकर स्पष्टता नहीं आई। लोग अंग्रेजी से अपने लगाव को कम नहीं कर पा रहे थे। ये वो नेता थे जो नेहरू के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते थे। नेहरू को हिंदी से लगाव था। नेहरू संस्कृत को जानते नहीं थे, मगर उसके विरोधी नहीं थे। लेकिन अंग्रेजी के तरफ उनकी जो एक कहें कि समर्पण था, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर था, जो अंग्रेज और अंग्रेजियत के साथ साथ उसकी भाषा अंग्रेजी के साथ भी वो अपना कर कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर फील करते थे। और ऐसे में
हमारी हिंदी और हमारा संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया। हिंदी को हालांकि 15 साल के अंदर लागू करने की बात संविधान सभा में भी कही गई थी और संविधान में भी लिखित तौर पे कहा गया था कि 15 साल बाद इसको अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हुए, इसका प्रचार प्रसार करते हुए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पे लाया जाए। लेकिन उसके बाद मैकाले की वो राजनीति जो है, जो हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को आघात करके हिंदुस्तान की संस्कृति को ख़त्म करके इसकी पहचान को कहीं ना कहीं हवाओं में उड़ा देना चाहता था और उसके गुलाम बने हुए थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस ट्रैप में आकर के माउंटबेटन के उन अनुदानों पर अपने उसके नक्शे कदम पर चलते हुए भारत की पहचान को ताके पे रख दिया। भारत जिसकी सभी पुराने ग्रंथ जो हैं संस्कृत में हैं, भारत की संस्कृति जो है वो हिंदी में है, संस्कृत से निकली हुई हिंदी। लेकिन जब भी हिंदी की बात आती है, पैरेलल में उर्दू को खड़ा कर दिया जाता है, जो कि आक्रांताओं की भाषा है। ये नेहरू की राजनीति का लचर रवैया था, जो आज भारत अपनी भाषाई पहचान को लेकर के कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहा है। कहते हैं जिस देश की अपनी भाषा नहीं होती है, उस देश की पहचान जो है, उस देश का इतिहास जो है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और उसके अस्तित्व पर कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का कब्जा हो जाता है। आज ज़रूरत है वैसे नई शिक्षा नीति जो है, संविधान के उन नियमों का पालन करते हुए फिर से एक बार भारत के गौरव को प्राप्त करने की एक कोशिश है, एक कोशिश मात्र है। कितना कामयाब होगा इस सब में हम सब की भूमिका भी रहने वाली है। लेकिन आज भारत का इतिहास जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी भाषाई पहचान को भुला देने की वो साजिश। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या सच में अगर वो बात मान ली जाती तो संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होती? ये सवाल आप अपने अपनों से भी पूछिएगा। आज बच्चों को हम फ्रेंच और जर्मन स्कूल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसका स्कूल में कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है स्कूल में एक बार फिर से बिल्कुल निष्ठा के साथ और स्ट्रिक्टनेस के साथ, जैसे हम अपने स्कूलों में पढ़ा करते थे, या तो हिंदी और संस्कृत जो है वो 10th तक अनिवार्य और बाद में या तो संस्कृत लीजिए या हिंदी लीजिए। अंग्रेजी ऑप्शनल लैंग्वेज होना चाहिए। फ्रेंच और जर्मन जब ज़रूरत होगा उसके हिसाब से सीख लिया जाएगा, उसकी स्कूल में कोई ज़रूरत नहीं। और इसके साथ ही बाहरी देशों की भाषा तो हम बाद में सीख ही लेंगे। अपने देश की भाषा, अपने देश के उन भाषाई विविधता को समझना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो। और संस्कृत और हिंदी पे अपने रुझान को लेकर क्या लगता है, होनी चाहिए ना अपनी राष्ट्रभाषा? इस पर अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।